हेलो एवरीवन, मैं सुनैना स्वागत करती हूं आप सभी का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे जनरली दूर भागते हैं। ऐसा क्यों है? सिंपल रीजन इसके पीछे जो अभी तक मुझे समझ में आया है या जितने बच्चों से, स्टूडेंट से मैंने बात करी है, उनके ओपिनियन से मैं समझ पाई हूँ कि इस सब्जेक्ट की जो लैंग्वेज है वो टेक्निकल है और प्रोविजंस काफ़ी लेंदी है। तो जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं हमें उसे कैसे पढ़ना है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना है हमको। याद करने या रटना नहीं है हमको किसी चीज को, ठीक है? रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। अगर हम किसी भी लॉ में रटने जाएंगे तो लॉ को रटना इम्पॉसिबल है। हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी से रिवाइज करके ही चीजें समझनी पड़ेंगी। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को जनरली पसंद नहीं आता, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपके सिलेबस का भी पार्ट है। और अगर आप सिलेक्ट होते हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, आप जुडिशियल ऑफिसर बनते हैं, तो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ने के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब ये कैसे आएगी? जो टेक्निकल प्रोविजंस है कोशिश करनी है हम उनको ब्रेक डाउन करके पढ़ें और उनकी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके समझें। जो भी प्रोविजंस है हमारे एक्ट के, अगर हम एग्जांपल ले, सेक्शन 14 की ही बात कर ले, एक गो में अगर आप उसको रीड करेंगे तो आपको हो सकता है कि कुछ समझ ही नहीं आए कि हमें ये सेक्शन कहना क्या चाह रहा है। 2-3 बार आप उस सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आने लगेंगी। बट जब आप एक प्रोविजन को ब्रेक डाउन कर लेंगे, मल्टीपल पार्ट्स में उसको तोड़ लेंगे और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में उस सेक्शन को इंटरप्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए कोई भी सेक्शन पढ़ना ईजी हो जाएगा। अब अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें तो यहाँ पे यही अप्रोच सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहती है कि हम प्रोविजंस को ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाई करके पढ़ें, कंसेप्चुअली अपने जो अंडरस्टैंडिंग है उसको साउंड करें। मेंस एग्जाम से रिलेटेड बच्चों को जनरली प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब हम प्री एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शंस रहते हैं सामने। अगर हमें कोई एग्जैक्ट याद नहीं भी आ रही डेट तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम देख के रिकॉल कर लेते हैं, लेकिन मेंस एग्जाम में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता। मेंस एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन होता है और उसका आंसर हमें देना होता है। अब उस आंसर में हमें प्रोविजंस भी लिखने हैं, रेलेवेंट केस लॉज भी लिखने हैं, इलस्ट्रेशंस भी लिखने हैं और वो सब रेलेवेंट डेटा लिखना है जो भी उस क्वेश्चन की डिमांड है। इसके अलावा हमें अपने आंसर्स लिखने हैं टाइम बाउंड मैनर में। तो कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसको मेंस ओरिएंटेड अप्रोच से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मेंस में आपके सामने ना ऑप्शंस होंगे ना आपके सामने बेयर एक्ट्स होगी। बहुत कम स्टेट्स ऐसे होते हैं जो बेयर एक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, और जो स्टेट्स बेयर एक्ट प्रोवाइड करते भी हैं तो आप अगर किसी एक्सपीरियंस्ड बच्चे से पूछेंगे जिसने ऑलरेडी एग्जाम लिखा है, वो आपको यही बताएगा कि वहां पे इतना टाइम ही नहीं होता है कि आप बेयर एक्ट खोल के उसको रेफर कर सको अच्छे से। आपका आंसर राइटिंग में ही इतना टाइम इन्वॉल्व होता है कि आप बेयर एक्ट को रेफर करना, उसमें से आंसर ढूंढना, ये सब करने जाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं पेपर छूट जाएगा। तो मेंस ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है हमें पढ़ते हुए। प्रीलिम्स की डेफिनेटली प्रिपरेशन का तरीका अलग है, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तब हम मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड मैं आपके कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं ताकि आप ये चीज समझ पाएं कि क्यों मैं कह रही हूं कि हमें मेंस ओरिएंटेड अप्रोच रखनी चाहिए प्रिपरेशन में। सबसे पहले तो जो भी एडवर्टाइज्ड सीट्स होती हैं, सपोज किसी स्टेट में 10 सीट्स एडवर्टाइज हुई फॉर अ स्पेसिफिक कैडर, सपोज आरजेएस की बात ले लें, एग्जांपल, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। 10 सीट एडवर्टाइज हुई तो जब रिजल्ट आता है प्रीलिम्स का तो 15:1 की रेशियो में आई थिंक सिलेक्शन होते हैं। राजस्थान में आई थिंक 15:1 की रेशियो में सिलेक्शन होते हैं प्रीलिम्स में। जनरली 10:1 का रेशियो रहता है। ज्यादातर स्टेट्स 10 टाइम्स नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज सिलेक्ट करते हैं प्रीलिम्स में। तो सपोज यहाँ पे अगर 15:1 का भी रेशियो है तो प्री बच्चे जो क्रैक करेंगे वो है
टोटल स्टूडेंट्स 150। कितने भी बच्चे बैठे देखिए एग्जाम में, 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, उनमें से सिलेक्ट कौन होंगे प्रीलिम्स में? ओनली 150 स्टूडेंट्स, अगर 10 वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड है। और अगर 10:1 का रेशियो है तो आप इसको 100 ही लेके चलो, ठीक है। अब मेंस का क्या क्राइटेरिया रहता है? 3:1। तो अगर 10 सीट्स एडवर्टाइज है तो 30 बच्चे सिलेक्ट होंगे मेंस में। देख रहे हो आप डिफरेंस? और जो बच्चे प्री में सिलेक्ट होके आते हैं, कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है सबको, तभी उन्होंने प्री क्रैक किया होता है। तुक्का कितनों का लग जाएगा? किसी की किस्मत बहुत ही अच्छी है, 0.1 0.2% हो सकता है तुक्के से प्री निकाल लें, बट मेजॉरिटी बच्चे जो होते हैं प्री में वो पढ़ के आते हैं। और क्लियर प्री उन्हीं का होता है जिनकी फैक्चुअल नॉलेज, जिनकी नॉलेज कहूं मैं तो साउंड होती है। अब प्री जो बच्चे क्वालिफाई करे हैं, उनमें से मेंस कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे? सिर्फ 30। तो ये सब बच्चे जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया था, इनकी भी नॉलेज है अच्छी खासी, इनको भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लॉ की, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है लॉ की, उनमें से टॉप 30 में आना है आपको, ठीक है। और इस टॉप 30 से कन्वर्ट करना है आपको टॉप 10 में। इंटरव्यू के बाद टॉप 10 में आना है आपको, क्योंकि 10 सीट्स ही एडवर्टाइज्ड है। अब जब आपको टॉप 10 में आना है मेरिट लिस्ट में, तो यहां पे आपके कौन से मार्क्स काउंट होंगे? मेंस के और इंटरव्यू के, ठीक है। मेंस के और इंटरव्यू के। तो मेंस में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। अब यहां से आपको इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए कि मेंस एक ऐसी स्टेज है जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, जो कि एक 3 स्टेज एग्जाम है, जिसमें कि प्रीलिम्स पेपर होता है, फिर मेंस पेपर होता है, एंड देन देयर इज इंटरव्यू। तो मेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है आपके एग्जामिनेशन की। ना केवल ये आपकी मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बढ़ाती है, बल्कि आपका मेंस क्वालिफाई करने का चांस भी बढ़ता है अगर आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज साउंड है। मेंस से रिलेटेड पीडब्ल्यू जुडिशरी वाला आपके लिए लेके आया है मंथन बैच, जिसमें कि हम टीपीए पढ़ेंगे। 6 जनवरी से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी और फर्स्ट क्लास सभी के लिए फ्री रहेगी। बार बार मेंस पे फोकस करने का मेरा मतलब यही है, जो अभी मैंने शॉर्ट में आपको समझाया, मेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। और अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि आपका प्री निकलेगा तब मैं मेंस दूंगा, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको डेटा दे दूं। जब भी कोई प्री एग्जाम होता है और उसका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट के 2 से 2.5 महीने के अंदर मैक्सिमम मेंस का एग्जाम हो जाता है। ये अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे आगे जब हम जाएंगे फर्दर स्लाइड्स में। तो आपके लिए मैं एग्जांपल भी लेके आई हूँ इस चीज़ का, क्योंकि कोई भी बात यहाँ पे बिना प्रूफ के नहीं की जा रही है आपके साथ। अगर आपको लगता है कि आप 2 से 2.5 महीने में लॉ भी प्रिपेयर कर लेंगे, और मेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो मेंस में आपका लैंग्वेज पेपर भी तो है, लैंग्वेज पेपर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम राजस्थान की बात कर ले तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश के 2 लैंग्वेज पेपर्स होते हैं, जिनमें कि एस्से ही आता है। हिंदी में भी एस्से आएंगे, आपको 3 एस्से आते हैं, एंड इंग्लिश के पेपर में भी 3 एस्से आपसे पूछे जाएंगे। वहीं हम बात करें एमपी के पेपर की, तो वहाँ पे आपको लीगल ट्रांसलेशन भी आएगी लैंग्वेज पेपर में, प्रेसी राइटिंग आती है, एस्से राइटिंग आती है। तो ऑन दी होल काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स लैंग्वेज के कवर किए जाते हैं। हरियाणा की बात करेंगे तो वहाँ पे और ज्यादा डिटेल में पेपर आता है, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब भी ऐड किया जाता है लैंग्वेज पेपर में। तो अगर आप ऐसा समझते हैं कि आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे जब आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई होगा, तो आपको ना केवल लॉ को प्रिपेयर करना है, बट अपने लैंग्वेज पेपर को भी साउंड करना है 2 से 2.5 महीने में। क्योंकि एग्जाम आपका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? एग्जाम क्रैक करना, मेंस क्रैक करना। तो जब आप ये चीज पहले से जानते हैं कि आपकी पूरी की पूरी जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं उसमें मेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और मेंस सिर्फ एग्जाम निकालने तक आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहा है। अगर आप मेंस ओरिएंटेड अप्रोच से पढ़ रहे हैं बेटा, तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ मजबूत हो रही है। प्री में हम क्या करते हैं, जनरली ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, रटने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन इसमें ये लिखा है, सो एंड सो सेक्शन में ये लिखा है, ये एक्ट का एनफोर्समेंट डेट है। जनरली हम यही करते हैं कोशिश कि हम रट ले फैक्ट्स। लेकिन मेंस आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ को टेस्ट करता है। इसी सब में आपको हेल्प करेगा मंथन बैच।
मंथन बैच में मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ कवर किए जाएंगे आपके मेंस ओरिएंटेड अप्रोच रखते हुए। ये बैच इसीलिए लाया गया है ताकि आप जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी ऐसी स्टेज पे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स कभी ना कभी अपनी लाइफ में क्रैक किया है, मेंस कभी ना कभी अपनी लाइफ में क्रैक किया है, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी के लिए बैच बेनिफिशियल रहने वाला है। क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन आपके लिए बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड बना देती है। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, उनका डिटेल्ड एनालिसिस आप तक मेंस की प्रिपरेशन पहुंचा देती है। और मेंस की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो मेंस एग्जाम क्वालिफाई करने में क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूंगी मैं टॉपिक्स की। सबसे पहले तो है सेक्शन बाय प्रोविजन बोल लें आप, इसकी क्लैरिटी। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कोई, तो आप मोर और लेस इस पोजीशन में होते हैं कि आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। फॉर एग्जांपल रूल अगेंस्ट परपेचुइटी सेक्शन 14 के अंडर प्रोवाइडेड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो सब बच्चे इस पोजीशन में होते हैं कि प्रोविजन लिख देंगे, बेसिक कंटेंट लिख देंगे उसके बारे में, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने कलेक्ट किया है अपनी अंडरस्टैंडिंग में, जो भी आपने समझा है, रेलेवेंट केस लॉज लिख देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लिख देंगे। बट वहीं अगर एक फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए, उसको आपको कैसे इंटरप्रेट करना है, एप्लीकेशन कैसे करनी है आपको इन पढ़े हुए प्रोविजंस की, मेंस एग्जाम आपकी ये नॉलेज भी टेस्ट करती है कि आप जो पढ़ के आए हैं, जो आपने नॉलेज एक्वायर करी है, उसको आप अप्लाई कर पा रहे हैं प्रॉपरली कि नहीं। इसके अलावा आपको इलस्ट्रेशंस, बहुत बार ऐसा होता है कि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आ जाते हैं। इलस्ट्रेशंस, केस लॉस, इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए एक अच्छा आंसर लिखने के लिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि टाइमली मैनर में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। टाइमली मैनर में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। 3 घंटे आपके पास हैं, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में आपको उसी समय में कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे अगर हम हाइपोथेटिकली मान भी लें कि आप 2 से 2.5 महीने में लॉ भी पढ़ लेंगे, लैंग्वेज भी पढ़ लेंगे, बट यहाँ पे आपके स्ट्रगल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हम लिखने की हैबिट में नहीं होते हैं, हम जनरली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर हम लिखने की हैबिट में नहीं है तो हमारी स्पीड डेफिनेटली कहीं ना कहीं कम रहेगी। हम अपना आंसर कैसे फ्रेम कर रहे हैं, लिखते लिखते बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में चलते हैं, हम हर उस थॉट को अपनी आंसर कॉपी में लिख पा रहे हैं कि नहीं, ये कहीं ना कहीं हम लैग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। टाइमली मैनर में कंप्लीट करना पेपर, वो सब लिखना जो कि क्वेश्चन की डिमांड है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन देना अपने आंसर को, ये सब प्रैक्टिस से ही आप इंप्रूव कर सकते हो। तो एक मेंस एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि क्यों मैं 2 से 2.5 महीने का टाइम पीरियड आपको बोल रही थी। हाल ही में राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का फाइनल रिजल्ट आया है दिसंबर में, और इसी वजह से यही डेटा मैं आपके लिए लेके आई हूं क्योंकि मोस्ट रिसेंट रिजल्ट यही था। आरजेएस की प्रीलिम्स एग्जाम की डेट थी 27 जुलाई, रिजल्ट आया 19 अगस्त को। सॉरी, मेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया गया 11-12 अक्टूबर को। तो आप देख लीजिए कितना टाइम मिला बच्चों को। इसमें इन्हें लॉ भी पढ़ना है, एसए की भी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार आपको ये चीज फोकस करने के लिए बोल रही हूँ, फोकस ऑन द थिंग कि जब आप प्री निकाल लोगे तब आप मेंस पढ़ोगे, प्री आप निकाल लोगे फिर आप मेंस पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है उसका पूरा एडवांटेज नहीं ले पाओगे, एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे आंसर कॉपी में। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मंथन बैच के जो फीचर्स हैं वो डिसाइड किए गए हैं। क्या क्या फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं मंथन बैच में देख लेते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस,
डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। अब मेंस की बात करें तो कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो कि मेंस में बहुत बार पूछे जाते हैं, मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो उनको डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपके मंथन बैच में। इसके साथ साथ आपके वीकली टेस्ट रहेंगे, जो भी वीक में आपके टॉपिक्स कवर होंगे उनसे रिलेटेड आपका टेस्ट रहेगा, 5 क्वेश्चंस का ये टेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ आपको दिया जाएगा इसमें मॉडल आंसर प्लस इवैल्यूएशन। ये जो कॉपीज आप सबमिट करेंगे वीकली टेस्ट की वो इवैल्यूएट की जाएंगी, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड इवैल्यूएटर्स हैं जो कि आपकी कॉपीज को इवैल्यूएट करके आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि आपके आंसर में क्या लैकिंग है, क्या और आपको ऐड करना है अपने आंसर में। इसके अलावा इवैल्यूएशन टेस्ट आफ्टर सब्जेक्ट कंप्लीशन, जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एक इवैल्यूएशन टेस्ट होगा। इसका भी मॉडल आंसर आपको दिया जाएगा और इसकी भी इवैल्यूएशन की जाएगी। इवैल्यूएशन ऑफ टेस्ट ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपीरियंस्ड इवैल्यूएटर्स आपकी कॉपीज को इवैल्यूएट करके आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि आपकी आंसर कॉपी में क्या लैकिंग है या आपने क्या अच्छा लिखा है, ताकि वो चीज़ आप रिटेन करें जब भी आप एक्चुअल एग्जाम दें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करके आए। इसके अलावा एम्फेसिस रहने वाला है केस लॉज पे। लॉ की प्रिपरेशन बिना केस लॉज के इनकम्प्लीट है। कोई आंसर अगर आप मेंस में लिख रहे हो तो वो इनकम्प्लीट है अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे केस लॉज से। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे लॉ में उससे रिलेटेड आपने रेलेवेंट केस लॉज जरूर पढ़े होंगे। उनको रिटेन करना, उनको कैसा प्रेजेंट करना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया तो हमें एक केस से रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन देनी है, इन सब चीज़ों पे, इन सब एस्पेक्ट्स पे आपको बताया जाएगा मंथन बैच में। आंसर राइटिंग टेक्निक्स, आंसर राइटिंग टेक्निक्स के बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा जब भी आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। तो लास्ट एक क्लास स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए रखी गई है कि जो भी आपके वीकली टेस्ट हुए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। आपको बताया जाएगा कि ये मॉडल आंसर जो है इसको हमको और रिफाइन कैसे करना है, या फिर इसको हमको शॉर्ट कैसे करके लिखना है अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये सब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी आपके आंसर राइटिंग टेक्निक्स में। इसके अलावा कोई आपका डाउट है, आपको किसी भी चीज़ पे डाउट है, किसी भी सब्जेक्ट पे डाउट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेंस प्री, आप वो डायरेक्टली आप मेंटर से भी पूछ सकते हैं। 1-on-1 मेंटरशिप का भी आपको सुविधा दी जा रही है मंथन बैच में। इसके अलावा फुल लेंथ मेंस टेस्ट होंगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके मेंस के पेपर होंगे, फुल लेंथ पेपर होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस पे यहाँ फोकस किया जा रहा है। देखिए टारगेट आपका क्या है, मेंस एग्जाम क्वालिफाई करना। बिना प्रैक्टिस के मेंस एग्जाम क्वालिफाई करना इज अ टफ टास्क। आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने चांसेस को एनहांस करेंगे। कितना भी नॉलेज आप अक्वायर कर लें, कितने भी अच्छे से पढ़ लें बेटा, बट उसको प्रेजेंट करना टाइम बाउंड मैनर में इज एन आर्ट। तो वो चीज़ आपको सीखनी है, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। कौन से सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे आइए देख लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सीपीसी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, एसआरए, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लिमिटेशन। इसके अलावा जजमेंट राइटिंग, चार्ज एंड इशू फ्रेमिंग भी आपको समझाया जाएगा। मेंस ओरिएंटेड बैच है ये, तो जो भी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कॉमन है, मेजर लॉज हो, माइनर लॉज हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो जनरली हर स्टेट में पूछे जाते हैं, उन सबको यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। तो मोर और लेस आपका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन यहाँ कवर किया जाएगा। अब देख लेते हैं टीपीए का जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है आपके 6 जनवरी से, उसमें क्लासेस कैसे रहने वाली हैं। तो ये आपका लेक्चर डिवीजन रहने वाला है। 6 लेक्चर्स यानी कि 12 घंटे। एक क्लास जनरली ऑन एन एवरेज 2 घंटे की होगी, 4:30 से 6:30 जनरली टाइम रहेगा। 2 घंटे में एक क्लास होगी। 12 आवर्स में आपका मेंस ओरिएंटेड अप्रोच रखते हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, ठीक है। केस लॉज के साथ आपको समझाया जाएगा, ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आप तक प्रोविजंस पहुंचाए जाएंगे। लास्ट क्लास जैसे कि आप देख सकते हैं और पहले भी मैंने बताया है, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की रहने वाली है। जो भी आपके वीकली टेस्ट होंगे, अगर हम देखें इस स्केड्यूल के हिसाब से, तो आपका एक वीकली टेस्ट
इस वीक में होगा, एक वीकली टेस्ट आपका इस वीक में होगा, एक वीकली टेस्ट आपका इस वीक में होगा, तो 3 आपके वीकली टेस्ट होंगे और एक आपका टोटल इवैल्यूएशन टेस्ट होगा। तो 4 टेस्ट केवल आपको टीपीए के लिए मिल जाएंगे, जिसमें कि आई थिंक एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, फैक्चुअल भी रहेंगे, डायरेक्ट भी रहेंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, और ऑन टॉप ऑफ इट आपको मिलेंगी इवैल्यूएटेड कॉपीज। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके वीकली टेस्ट में से, उसमें से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके डिस्कस किए जाएंगे, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि आंसर्स को कैसे लिखना है हमें। तो अब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने का क्या रीजन है? जब भी हम किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, किसी स्टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला एम हमारा होना चाहिए कि हम देखें कि उस स्टेट में उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, कौन से सेक्शंस को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। पहला काम हमारा होना चाहिए पीवाईक्यूज को एनालाइज करना। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अगर हम बात करें तो जनरली जो क्वेश्चंस मेंस में रिपीट होते हैं, जिन टॉपिक्स से रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस उनमें से यहां मैं डिस्कस कर रही हूं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इज पार्टीशन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं होंगे, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमें कोई सब्जेक्ट अगर पिक करना है तो हमारा टारगेट होना चाहिए पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज से हमें आइडिया लगता है कि हमें कैसे एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंस बताती हूँ प्रोविजन को अच्छे से कंसेप्चुअली समझने की। अब ये वाला पोर्शन तो बहुत से बच्चे लिख देंगे आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होंगे? इस पार्टीशन या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जनरली हम क्या करते हैं, हम बुक में पढ़ते हैं, जो भी हमारे पास डेटा होता है हम वो पढ़ते हैं और वहां से हम याद कर लेते हैं कि नहीं भाई पार्टीशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। बट क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट है? इट इज अ ट्रांसफर इंटर वाइवोस, दो लिविंग पर्संस के बीच में ट्रांसफर होता है। क्या पार्टीशन ट्रांसफर होता है? कौन मांग सकता है पार्टीशन? मेजर मेजॉरिटी सॉरी मेनली किसका राइट है पार्टीशन मांगने का? को पार्टनर्स का राइट है। तो क्या को पार्टनर्स को जब पार्टीशन होता है कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, या केवल उनके जो शेयर्स हैं उनको डिफाइन कर दिया जाता है? सिंपली शेयर्स को डिफाइन किया जाता है, यहाँ कोई ट्रांसफर नहीं होता है, ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी के हकदार होते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमें रटना या याद करना नहीं है, सिंपल कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें है, तो हम इस आंसर में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें रटना नहीं पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंडर आती है। वहीं हम विल की बात करें तो वो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आएगी। क्यों? क्या वो ट्रांसफर इंटर वाइवोस है? सिंपल हमें बेसिक अगर समझ में आ गया तो फिर हमसे किसी भी तरीके के किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेंगे, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करा है जिन्होंने, हम उसका आंसर क्या है करने की पोजीशन में होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा रूल अगेंस्ट परपेचुइटी से रिलेटेड है। सबको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम अपने एलएलबी डेज को याद करें तो भी हमारे जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे उसमें ये क्वेश्चन जनरली आता ही था सेक्शन 14 से रिलेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों के पर्सपेक्टिव से इसको हमको स्किप करना ही नहीं है किसी कॉस्ट पे। थर्ड क्वेश्चन है वेस्टेड इंटरेस्ट, कंटिंजेंट इंटरेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। तो पीवाईक्यूज एनालाइज करने का सिंपल सा पर्पस यही है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपकी प्रिपरेशन कौन कौन से टॉपिक्स पे बेस्ड रहने वाली है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, सेक्शन 35 के अंडर प्रोवाइडेड है टीपीए में। तो प्री और मेंस दोनों के ही पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट मेंस के लिए हमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए हमारे आंसर का, ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको मंथन बैच में प्रोवाइड की जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ रीड नहीं कर रही, बट सुपरफिशियली प्राइमा फेसाई देखने पे भी हम ये समझ पा रहे हैं, प्राइमा फेसाई देखने पे भी हम ये समझ पा रहे हैं कि एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपके एप्लीकेशन ऑफ माइंड का यूटिलाइजेशन होगा। आपने अगर प्रोविजंस अच्छे से पढ़े हैं तो आप ये क्वेश्चन पढ़ के समझ पाएंगे कि हमको किस प्रोविजन का यहाँ यूज करना है, एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है। व्हाट इज रिक्वायर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is required to be proved by a person claiming to be a bona fide purchaser for consideration without notice with a view to sustain his claim?
ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। जब आप मेंस दे रहे हैं तो आप इस पोजीशन में होने चाहिए कि आप दोनों तरीके के क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाए। वंस अ मॉर्गेज इज ऑलवेज अ मॉर्गेज, नथिंग बट अ मॉर्गेज। क्लॉग ऑन रिडेम्पशन पढ़ते हैं हम, जब मॉर्गेज का टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये टॉपिक हम किसी भी कॉस्ट पे स्किप नहीं कर सकते। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? पीवाईक्यूज। जनरली जो पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाकी चीजें नहीं पढ़नी है। बेसिक आइडिया हमें हर टॉपिक का होना चाहिए जब हम लॉ की बात करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, लेकिन इन चीजों को हमें किसी भी कॉस्ट पे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। A contract entered into between A and B provides that A would have exclusive right to supply refreshments in a cinema of B for a period of 3 years, and for that purpose A shall have the use of refreshment room sorry, and also right to let spaces for advertisement in certain parts of the cinema. Does the contract create a license or a lease? अब ये एक application based question है। अगर आप minute differences between lease and license जानते हैं, then you would not have any problem in answering such a question. Give the definition of a gift. Direct question है, क्या गिफ्ट को सस्पेंड किया जा सकता है? ठीक है, जब हम गिफ्ट्स का पोर्शन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किन कंडीशंस में गिफ्ट को सस्पेंड किया जा सकता है। What do you understand by mortgage? मॉर्गेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अगर हम बात करें तो टेक्निकल सब्जेक्ट तो जरूर है ये, लेकिन अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके ब्रेक डाउन करके पढ़ें तो इतना मुश्किल नहीं है ये सब्जेक्ट जितना हम इसको बना लेते हैं। तो इस बैच में आपकी इन सब डिमांड्स को केटर किया जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और आई वुड सजेस्ट यू कि आप मंथन बैच को ज्वाइन करें ताकि आप मेंस की प्रिपरेशन को एनहांस कर सके। मेंस, फिर से मैं आपको बता दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है आपके, जो आपको सिलेक्ट लिस्ट में आपका नाम ला सकती है। सिलेक्ट लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए मेंस की अच्छी तैयारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस जो आपका एक डाउट रहता है कि प्री क्वालिफाई हो जाएगा तब हम मेंस करेंगे, एटलीस्ट इसको तो क्लियर कर लीजिए। मेंस की प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए आप मंथन बैच से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।